हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज हम कवर करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर नंबर 12 ऑफ एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और इस पर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज बनाए जाते हैं यूपीएससी प्री में। तो इसमें जितना हमें पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा हमें समझना है। ठीक है, एक बार सीजीपीएससी मैंने दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था अगर किसी साल बजट का डॉक्यूमेंट लीक हो गया तो क्या हो गया, तो क्या होगा? क्या बजट पूरा चेंज करना पड़ेगा? क्या फिर से पेश करना पड़ेगा? क्या सरकार गिर जाएगी या कुछ नहीं होगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। इसके जवाब को लेकर आज भी लोगों के बीच में मतभेद है, पर प्रेडोमिनेटली यही माना जा रहा है कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप सोचिए इस तरह की बातें लक्ष्मीकांत में तो नहीं आपको मिलेंगी क्लियर कट, पर आपको आपको एक सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, एक आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पहले कि हम चैप्टर के अंदर चलें, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए कि विच पार्लियामेंट इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और कुछ छोटी छोटी बातें आपको क्या मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है, इस राज्यसभा द लोअर हाउस और इस लोकसभा द अपर हाउस, और वाइस वर्सा। ठीक है, अपर हाउस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हाउस ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा क्यों दर्जा दिया गया है? ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपर हाउस को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ उसको हाउस ऑफ स्टेट्स यानी हाउस ऑफ एल्डर्स की जगह पे राज्यसभा क्यों बोला गया है? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। चलिए चैप्टर के अंदर चलते हैं। चैप्टर क्या कह रहा है देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबको अब तक तो ये बात क्लियर हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताती है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो दूसरी किस टाइप की गवर्नमेंट होती है? दूसरी टाइप की गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति का पूरा एकाधिकार होता है, वो अपने हिसाब से अपनी कैबिनेट तय करता है और पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये जो तीन स्तंभ माने जाते हैं लोकतंत्र के, आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीन जो स्तंभ माने जाते हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं किसमें? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, वो सॉर्ट ऑफ कंबाइंड होते हैं। यानी लेजिस्लेचर में से ही, संसद में से ही, विधायिका में से ही वो लोग निकल के आते हैं जो कि सरकार का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 74 और 75 हमारे ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी टर्मिनोलॉजी किस आर्टिकल में ये बात हो रही है, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं आर्टिकल 74 एंड 75, और स्टेट्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं आर्टिकल 163 एंड 164। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में क्लासीफाई किया जाता है, किस बेसिस पे, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसमें एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। विच गवर्नमेंट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री? अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको ऑप्शंस में आपको ये खोजना है विच लुक्स सिमिलर टू दिस लाइन, वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसीज एंड एक्ट्स टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें हमको देखना होगा। ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, किस मायने में ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर है? ऑफ इट्स टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब लेजिस्लेचर का दिमाग खराब होगा एग्जीक्यूटिव पे तो वो उसकी सरकार गिरा देगी। ऐसा होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है पार्लियामेंट में और सरकार गिर जाती है। पर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से नहीं हटा सकती, एक्सेप्ट महाभियोग चला के। महाभियोग चला के उसको हटाया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज उसको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस कहते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऐसा आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पहला आपको बताना है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। वेस्टमिंस्टर क्यों बोला जाता है? वेस्टमिंस्टर वो जगह है जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट बैठती है। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही हम सब अपनी पार्लियामेंट का उद्गम खोज के निकालते हैं। इट इज़ द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। अब इसको सुनने के बाद अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो गलत बात है। अगर आपने पहले से पता था और आपने कमेंट कर दिया है तो वेरी गुड। ठीक है, ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, ऐसे बहुत सारे देशों में यही सिस्टम प्रिवेलेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और क्या क्या कहा जाता है देखिए,
नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है, या सिंपल शब्दों में कहें तो नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहा जाता है, या एक और चीज कहा जाता है फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत लोग ये वाला लास्ट वाला टर्म नहीं जानते होंगे, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का टर्म है वो सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट के इच्छा पे निर्भर करता है, उनके विम्स एंड फैंसीज पे निर्भर नहीं करता कि आज यार मूड अच्छा नहीं लग रहा है चलो सरकार हटा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। पर फिर भी अगर पार्लियामेंट जब नहीं चाहेगी तो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। 4 साल के लिए यूएस के राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं, अगर कुछ बहुत ही खतरनाक काम वो न कर दें तो उन पर महाभियोग चल जाए। महाभियोग आपको पता है कि चलाना बहुत आसान काम नहीं है, आए दिन किसी पे महाभियोग चला के उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकते आप, बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। तो अगर वो नहीं होता है तो बाकायदा वो 4 साल तक अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे। यहाँ तक कि अमेरिका में तो प्रेसिडेंट अगर मर भी जाए, मान लीजिए 3 साल अपना टर्म सर्व करके मर गए, 1 साल बचा है, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह प्रेसिडेंट बन जाते हैं, 1 साल वो कंप्लीट कर देते हैं उनका जो टर्म का बचा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे टर्म पूरा चलना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, टर्म पूरा चलना चाहिए। ये जो इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम की यही एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए उसको फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका इस तरह के देशों में चलती है। ये इवॉर जेनिंग्स जो व्यक्ति हैं, हर चैप्टर में उनका नाम आता है। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन अ पार्लियामेंट सिस्टम। एकदम सही बात है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सारी ताकत प्रेसिडेंट के पास होती है, पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में कहने को सारी ताकत पार्लियामेंट के हाथ में है, पर पार्लियामेंट ने अपनी ताकत डिलीगेट कर दी है टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में भी जो कैबिनेट होती है वो सारे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक वगैरह में लेती है। आप न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते होंगे कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहते हैं सब जानते हैं, क्योंकि द कैबिनेट और द रियल एग्जीक्यूटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रियल एग्जीक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपको बताना है इट इज द कैबिनेट विच इज द रियल एग्जीक्यूटिव, नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, नॉट द पीएमओ, ठीक है। द रियल एग्जीक्यूटिव इज द कैबिनेट, इट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द लैटर्स कॉन्फिडेंस। ये पार्लियामेंट की तरफ उत्तरदायी है, जवाबदेह है, और जब तक इसको पार्लियामेंट का विश्वास प्राप्त है तभी तक ये सत्ता में बनी रह सकती है। इसको वेस्टमिंस्टर कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रिटिश पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर जगह में, लंदन में जगह है वेस्टमिंस्टर, वहां पर लोकेटेड है, वहीं से पार्लियामेंट्री सिस्टम का उद्गम हुआ है। पास्ट में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने प्राइम मिनिस्टर को बताया था प्राइमस इंटर पैरिस। ये टर्म याद कर लीजिए, इसका क्या मतलब है आपसे पूछा जा सकता है, शायद लैटिन भाषा का टर्म है, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स ये कहा जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सबसे बड़ी चीज नहीं है कैबिनेट में, ही इज एज मच ऑफ अ मिनिस्टर एज द रेस्ट ऑफ द कैबिनेट, ही इज मेयरली द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स इन रिलेशन टू द कैबिनेट, ठीक है। लेकिन रिसेंट पीरियड में क्या हुआ है कि पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर का पावर, इन्फ्लुएंस, पोजीशन सब बहुत बढ़ गया है विज़ावी द कैबिनेट एज कंपेयर टू, इन रिलेशन टू, विज़ावी मतलब इन रिलेशन टू द कैबिनेट। तो इसको डोमिनेंट रोल ब्रिटिश पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अब प्राइम मिनिस्टर कैरी करने लगे। दुनिया भर में हर जगह देखिए एक तरह का व्यक्तिवाद या अधिनायकवाद जिसे कहेंगे वो प्रिवेलेंट है आज की तारीख में। हर देश में आप उस देश के नेता से उस देश को आइडेंटिफाई करते हैं। जापान में शिंजो आबे हैं, ठीक है, तुर्की में अर्दोगान है, आपको कौन है, महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के हैं, शेख हसीना बांग्लादेश की हैं। तो आप हर ये सब सबके सब प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सब आते हैं। पर उन देशों को, उनकी सरकारों को आप इन व्यक्तियों से ही आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। हमारे देश में तो छोड़ ही दीजिए, है ना, हम तो हमारे देश के हर एक जर्रे जर्रे को मोदी जी से ही आइडेंटिफाई करने लगे हैं। तो हमारे देश में तो प्राइम मिनिस्टर की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज की तारीख में, पर दूसरे देशों में भी हर जगह। तो इसलिए अब इस कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट कहा जाने लगा है। कि ऑनेस्टली अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर इज मेयरली द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, अब आप इसको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलिए, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं इसमें, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है और रियल एग्जीक्यूटिव होती है। नॉमिनल यानी नाम मात्र को, और रियल एग्जीक्यूटिव मतलब असली, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यहाँ हर फैसला राष्ट्रपति के नाम से होता है। महामहिम राष्ट्रपति की सील हर फैसले पे होती है। पार्लियामेंट जो कानून भी बनाती है वो राष्ट्रपति की सील के बिना उसे कानून नहीं माना जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट बीइंग अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट टू, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट बीइंग अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेकिन कैबिनेट वगैरह का हर फैसला जो है उस पर राष्ट्रपति की मोहर होती है और राष्ट्रपति के नाम पर ही सरकार चलती है हमारे देश में। तो वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। उनको डे ज्यूर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। डे ज्यूर मतलब एज पर द लॉ। ज्यूरी शब्द आपने सुना होगा, ज्यूरर्स जो कानून बनाते हैं, ज्यूरर्स कहते हैं उनको।
तो इसलिए द ज्योर मतलब एज पर द लॉ वही एग्जीक्यूटिव है, या टिट्युलर एग्जीक्यूटिव कि मेयरली टाइटल उसके पास है, ठीक है। जबकि प्राइम मिनिस्टर है इज द, यहाँ पे बता रहा है प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, जबकि एक पैरा पहले ही हमने देखा है कि कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव इज द कैबिनेट, ठीक है। तो डी फैक्टो, फैक्टो यानी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। हर देश में हेड ऑफ स्टेट या तो वहां का राजा होता है अगर मोनार्की चल रही है तो, नहीं तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सत्ता का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है, पर सरकार का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है? आर्टिकल 74 में की गई है, जिसका कि प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होगा, जो कि राष्ट्रपति की सहायता करेंगे, उन्हें सलाह वगैरह देंगे टू एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि वो तो बस सलाह देते हैं बेचारे कैबिनेट वाले, पर वो सलाह जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग होती है, राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी सलाह, ठीक है। 42nd एंड 44th अमेंडमेंट जो हुए थे 1976 और 1978 ने मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट कर दिया है। इसके पहले शायद बाइंडिंग नहीं थी, पर इन्होंने एकदम बाइंडिंग कर दिया है। मेजोरिटी पार्टी रूल एक और फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी लोकसभा में, हमारे देश में लोकसभा में जिसको मेजोरिटी मिलती है वो राज करता है, राज्यसभा नहीं आती है इसमें, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अ पार्टी नीड्स टू हैव अ मेजोरिटी इन 1 ए पार्लियामेंट, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी ऑल ऑफ द अबव। कई लोग गेस मारने के चक्कर में ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आपको मेजोरिटी चाहिए। अक्सर बल्कि ऐसा होता है कि लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी है राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी नहीं है, और लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये हितकारी भी है कि राज्यसभा में सरकार की मेजोरिटी ना हो। और राज्यसभा को ऐसा डिजाइन भी किया गया है कि लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी है नेसेसरीली उसी की राज्यसभा में मेजोरिटी ना होने पाए, ठीक है। जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसी के लेजिस्लेटिव पार्टी यानी संसदीय दल की बैठक होती है। हर हमेशा जब भी आप देखेंगे चुनाव होगा, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी सीटें मिली, तब उसके संसदीय दल की बैठक होगी चुनाव निकल के रिजल्ट निकलने के 1-2 दिन के बाद, ठीक है। उस संसदीय दल का नेता जिसको चुना जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार कहलाएगा उनके तरफ से। वो सारे सांसदों के समर्थन का कागज लेके राष्ट्रपति के पास जाएगा सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। फिर 1-2 दिन बाद या उसी समय, डिपेंडिंग ऑन कैसी स्थिति है, राष्ट्रपति उसी को सरकार बनाने के लिए न्योता दे देंगे। फिर उसके 10-15 दिन बाद जब भी राष्ट्रपति दिन तय करेंगे, उसको संसद में अपना, लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। वो एक बार हो गया तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री, उसकी सरकार बच गई, चल गई, ठीक है। किसी भी सिंगल पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो कोalition, आप सबको पता है गठबंधन की सरकार, कोalition की पार्टी चलती है और राष्ट्रपति सबसे ज्यादा सीटों वाले गठबंधन को सरकार फॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। तीसरा फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इट इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। एक एक मंत्री अलग से पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। देखिए, सरकार को अपना बहुमत सिर्फ लोकसभा में साबित करना होता है और सरकार सिर्फ लोकसभा में गिराई जा सकती है, ये बात ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार राज्यसभा को अपने ठेंगे पे रख सकती है। कह सकती है कि प्रधानमंत्री कहेंगे हम तो जाएंगे ही नहीं राज्यसभा, कौन राज्यसभा, कहाँ की राज्यसभा, हमको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के तरफ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उत्तरदायी है, ठीक है। ये बात आर्टिकल 75 में मेंशन की गई है, यह याद रखने वाली बात है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 75। दे एक्ट एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, ठीक है। लोकसभा जो है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि सारे मंत्रालय को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उसको ऑफिस से हटा सकती है, सत्ता से हटा सकती है बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये बातें सब जानते हैं। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, इसका क्या मतलब है? जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो सदस्य होते हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं और दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। एक पर्टिकुलर तरह की विचारधारा, एक पर्टिकुलर तरह की सोच चुनाव जीत के सत्ता में आती है। अगर कोalition गवर्नमेंट भी हो, जनरली उनका एक कोई कागज होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, किसी ना किसी तरीके के कंसेंसस से, एक तरह के सर्वसम्मति से, एक अंडरस्टैंडिंग के लोग ही एक साथ सत्ता में आते हैं। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज मिलकर सरकार बना रही हैं। ऐसा क्यों? उनकी विचारधारा एक दूसरे से 180 डिग्री ऑपोजिट है, वो एक साथ आके सरकार नहीं बना सकते।
टेक्निकली बना सकते हैं, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, पर ऐसा कभी आप होते हुए नहीं देखेंगे। ठीक है, डबल मेंबरशिप की बात क्या हो रही है यहाँ पे देखिए, तो मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होते हैं। इसका क्या मतलब है, सरकार के भी मेंबर होते हैं और पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं। बल्कि ये बाई चांस की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा मेंशन किया गया है कि कोई मंत्री अगर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है 6 महीनों से, तो वो मंत्री नहीं रह सकता है। यहाँ पे 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अ मिनिस्टर हैज टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर can't not be a member of the parliament for A 6 months, B 6 consecutive months। ठीक है, तो आपको 6 consecutive months मार्क करना है। मान लीजिए कोई सरकार बनी, मंत्री साहब 2 महीने तक संसद का हिस्सा नहीं थे, 2 महीने के बाद चुनाव जीत के संसद का हिस्सा बन गए, उसके बाद फिर कुछ स्थिति हुई, वो 4 महीने तक संसद का हिस्सा नहीं है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई पहले 2 महीना नहीं थे, अभी 4 महीना नहीं है, हो गए जोड़ के 6 महीना, इस्तीफा दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। लगातार 6 महीनों से ज्यादा कोई मंत्री अगर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक और फीचर है कि प्राइम मिनिस्टर लीडर माना जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। 7वां क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, उसमें लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो कार्यपालिका है उसको ये अधिकार है कि वो विधायिका को भंग कर दे, लोकसभा को डिसॉल्व कर दे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखिए। सीक्रेसी वाला पार्ट, सीक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही फीचर क्यों है, ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का भी फीचर हो सकता है। मिनिस्टर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी पे ऑपरेट करते हैं और प्रोसीडिंग्स, पॉलिसीज और डिसीजंस के बारे में कोई भी फैसला बाहर आके रिवील नहीं कर सकते। वो जब शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है, आपने टीवी पे देखा होगा, तब वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद की शपथ तो लेते हैं कि मेरे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जाएगी, मैं सबको अपने टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज निभाऊंगा या निभाऊंगी, लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं सीक्रेसी मेंटेन करूंगा। ठीक है, राष्ट्रपति ये ओथ एडमिनिस्टर करवाते हैं। राष्ट्रपति को ये ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम की तो हमने फीचर्स देख लिए, अधिकतर से हम उसमें वाकिफ भी थे क्योंकि हमारे देश में यही सिस्टम चलता है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हट के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेड ऑफ स्टेट के तौर पे वो सेरेमोनियल पोजीशंस ऑक्यूपाई करता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे वो रोजमर्रा के सरकार के काम को भी लीड करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, हालांकि जनता सीधा चुनती है राष्ट्रपति को, पर होता क्या कि एक राज्य के जितने वोटर हैं उनको अलग अलग एक तरह से प्रतिनिधि अपॉइंट किए गए। अब अमेरिकी संविधान को हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने नहीं जाएंगे, इतना बस जान लीजिए कि लोगों के डायरेक्ट वोट से अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये, कि लोग अपने राज्य के एक टोटल नंबर ऑफ प्रतिनिधि चुनते हैं। हर राज्य से एक निश्चित नंबर ऑफ प्रतिनिधि ही चुने जा सकते हैं, फिर वो प्रतिनिधि वोट करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। पर पब्लिक जो वोट देती है बैलेट पे, उसमें किसी एक राष्ट्रपति या को ही चुनती है या पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को ही चुनती है, और किसी भी राज्य से जो इलेक्टोरल कॉलेज के प्रतिनिधि निकलते हैं उनको ये दे आर ड्यूटी बाउंड कि उनको उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जिस कैंडिडेट को उनके राज्य के लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, तो इतना मान लीजिए, उसको पार्लियामेंट 4 साल के लिए नहीं हटा सकती है, बशर्ते कुछ बड़ा खतरनाक असंवैधानिक काम उसने न कर दिया हो और उसकी इम्पीचमेंट हो जाए। ठीक है, महाभियोग चलाया जाए, उसके अलावा कोई उसको पार्लियामेंट नहीं हटा सकती है। प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट की हेल्प से अपनी सरकार चलाते हैं, या और एक छोटी सी बॉडी, एक किचन कैबिनेट के बल पे वो अपनी सरकार चलाते हैं। ये जो कैबिनेट है ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, इनका जो एडवाइस है इसमें नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं, वहाँ मंत्री या मिनिस्टर नहीं कहे जाते, उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। वो चुनाव जीत के नहीं आते हैं, राष्ट्रपति अपनी बुद्धि के हिसाब से किसी को भी चुन के देते हैं, और वो जो भी सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं।
जो प्रेसिडेंट और उनके सेक्रेटरीज हैं वो पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने एक्ट्स के लिए। वो ना पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं ना इनका सेशन अटेंड करते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को भंग नहीं कर सकते। ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एकदम बेसिस है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट वो पूरा सेपरेट है और 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में वेस्टेड है। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों चुना, तो जाहिर बात है कुछ खूबियां होंगी, वो खूबियां अब हम बताएंगे यहाँ पे। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक तरह की हार्मोनी बनी रहती है। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि अमेरिका में अक्सर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में इतना जबरदस्त गतिरोध चल रहा है कि ना कानून बनने पा रहा है ना उस साल का बजट ही पास हो पा रहा है। 2-3 बार इस तरह का हो चुका है अमेरिका में कि राष्ट्रपति के बजट को पार्लियामेंट ने मान्यता नहीं दी। अब अगले साल राष्ट्रपति के पास सरकारी फंड से खर्चा करने की कोई लीगल ताकत नहीं बची, तो अमेरिका लॉकडाउन में चले जाता है। लॉकडाउन एक ऐसा शब्द है, कोरोना की वजह से हम सब इसके किसी ना किसी मतलब से वाकिफ हो चुके हैं, पर कोरोना के पहले लॉकडाउन अमेरिका के संदर्भ में यूज किया जाता था। उसका दूसरा मतलब था, वहां पे अमेरिका में लॉकडाउन होता था कि सरकार के सबसे एसेंशियल कामों को छोड़ के बाकी हर काम बंद हो जाता था, क्योंकि राष्ट्रपति के पास लोगों को सैलरी पे करने की भी अब कोई लेजिटिमेसी नहीं रह जाती थी। इस तरह की हमारे यहाँ सिचुएशन ना हो। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी है उसी की गवर्नमेंट बनती है, तो मैक्सिमम काम यहाँ स्मूथली चलते रहता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि भाई सरकार बाकायदा पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को लोग डायरेक्ट चुनते हैं, तो एक तरह से सरकार लोगों की तरफ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और पार्लियामेंट हर तरह से मिनिस्ट्रीज के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल, अपनी नकेल कस के रखती है, जिसे कहते हैं कैसे, क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट में इस बार जो सेशन हो रहा है मॉनसून सेशन, उसमें क्वेश्चन आवर हटा दिया गया है कोरोना की वजह से। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आवर जो सबसे पहला आवर होता है पार्लियामेंट की सिटिंग का, उसमें जो जिसके मन में जैसा सवाल है वैसा सवाल पूछ सकता है। ठीक है, हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कशन होते हैं। एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, लोग साइन करके स्पीकर को या चेयरमैन को, देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो चेयरमैन होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो वहां पे एडजर्नमेंट मोशन देते हैं कि एडजर्न करो यानी रोको। ठीक है, जो भी काम चल रहा है उसको रोक दिया जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हमें बात करनी है। ठीक है, तो उस पर बात हो जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, हमारा अभी सरकार पे भरोसा नहीं रहा, ये सरकार गिरा दो, इस टाइप से। फिर इससे क्या होता है, डेस्पोटिज्म यानी तानाशाही को थोड़ा कंट्रोल मिलता है। प्रेसिडेंट के सिस्टम में क्या होता है, राष्ट्रपति थोड़ा तानाशाहाना बर्ताव करने लग जाते हैं। यहाँ पे किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में पावर है। ठीक है, और वो भी पार्लियामेंट की तरफ रोजमर्रा के अपने काम के लिए भी जिम्मेदार है, आंसरेबल है, तो बहुत ज्यादा कोई तानाशाह नहीं बन सकता है यहाँ पे। जब चाहे पार्लियामेंट राष्ट्रपति बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को या सरकार को हटा सकती है, तो कोई भी तानाशाही जैसा बर्ताव नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है। अगर रूलिंग पार्टी मेजोरिटी लूज कर जाती है तो भाई यानी आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो यानी किसी और के पास मेजोरिटी है। राष्ट्रपति जो है वो किसी ऑपोजिशन पार्टी को बुलाएंगे कि आइए आप सरकार बनाइए। बिना चुनाव कंडक्ट किए राष्ट्रपति किसी और को भी सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं, और वो वहां पर आके 10-12 दिन के अंदर, जैसे भी राष्ट्रपति बताएं, अपनी मेजोरिटी साबित कर सकते हैं। डॉक्टर जेनिंग्स, जिनका नाम बार बार लिया जाता है, वो एक्सपर्ट होंगे मेरे ख्याल से, तो उनका कहना है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। बहुत सही बात है। फिर इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक बहुत ही वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, मंत्री जो है बाकायदा वो भी सांसद हैं, लोगों ने चुन के भेजा है, तो अलग अलग समाज के वर्गों से, कई पुरुषों को, कई स्त्रियों को, कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, कहीं साउथ इंडिया के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को, अलग अलग जातियों के लोगों को मिला के जनरली कोई भी अपनी कैबिनेट बनाता है या सरकार बनाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जब अपनी सरकार बनाते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को वो कंसिडरेशन में लेते हैं। तो क्या होता है, सरकार में समाज के अलग अलग वर्गों का रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। बहुत बढ़िया लोकतांत्रिक बात है ये। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो तो अपने विवेक से अपने एक्सपर्ट्स को या अपने दोस्तों को या भी अपने कैंपेन के सपोर्टर्स को, पार्टी के लीडर्स को मंत्रालय बांटते हैं। तो वहाँ इस तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकती कि समाज के हर एक वर्ग को बराबर रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसकी डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो 20 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। तो थैंक यू गाइज, मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा, पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और मेरी अगली वीडियो पर जरूर से जरूर पहुंचिएगा। इसका लिंक आपको ऊपर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आई करके जो बटन है वहां पर मिल जाएगा, वरना आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में तो देख ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।